बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ सेशन के साथ मैं हूँ सिद्रा मुनीर। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और बात होगी जी अवामी मसाइल के हवाले से। दो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। एक है जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई है, लेकिन जो डीजल है उसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है तकरीबन 6 रुपये के करीब। और जब डीज़ल की कीमत बढ़ी है तो जो नई कीमत है डीज़ल की वो 284 रुपये 44 पैसे मुकर्रर की गई है। आपको पता है ना, जब भी डीज़ल की कीमत बढ़ती है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है। आपके घरों तक कोई भी चीज़ पहुंचती है, वो जूते हैं, वो कपड़े हैं, वो ग्रॉसरी की आइटम्स हैं, वो आटा है, प्याज है, कोई भी चीज़ है, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप दुकानदार को जाकर कहेंगे कि चीज़ें क्यों महंगी हो गई, तो उन्होंने कहना है जी डीज़ल की कीमत बढ़ गई है और आने जाने की चीज़ें जो है उनका खर्चा बहुत बढ़ गया है। अब हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ये रूल है कि जो आलमी मंडी है, जब वहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो किसी भी मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी फ्लक्चुएशन आती है। लेकिन हमारे यहाँ इतने बेरहम टैक्सेस हम पे लगाए गए हैं और वो टैक्सेस लगाए गए हैं कि मेरा ख्याल है कि आपकी और मेरी तमाम लोगों की समझ से बाहर है कि ये टैक्सेस हम किस तरह से अदा कर रहे हैं। इस वक्त जो हम फ़ी लीटर पेट्रोल पर और डीज़ल पर सिर्फ टैक्स अदा कर रहे हैं वो 107 रुपये सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। यानी कि जो 3500 सीसी गाड़ी चलाता है, जो एक बहुत बड़ी गाड़ी में आता है, 40-45 लीटर फ्यूल टैंक फिल कराता है, वो भी 107 रुपये टैक्स दे रहा है फ़ी लीटर पर। और जो बेचारा हर रोज़ बाइक पर सिर्फ 100 रुपये का या 200 रुपये का पेट्रोल डलवाता है, वो भी 107 रुपये फ़ी लीटर टैक्स दे रहा है। इस पे बात करेंगे। दूसरा अहम मामला जी चीनी। ज़राई मुल्क में हम रहते हैं, बैकबोन है हमारी ज़रात, लेकिन उसके बावजूद चीनी गंदम का मुअम्मा आज तक हम हल नहीं कर पाए। क्रशिंग सीज़न का आगाज़ हो गया है और चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत के कागजात में चीनी की कीमत 171 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन मार्केट में आपको 230 रुपये भी मिलेगी। अगर किसी मतलब दूर दराज के इलाकों में चले जाएंगे वहाँ पर आपको 250 रुपये किलो भी मिले जी। ये क्या मामला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी खालिद हुसैन बाट साहब हैं, जो कि खालिद हुसैन साहब से हमने बात करनी है किसान इत्तेहाद में, वो हमारे साथ मौजूद होंगे ऑनलाइन कॉल पर। इकबाल शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ जहां से मलिक साहब मौजूद हैं जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम एसोसिएशन पंजाब के। सर, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं जहां से मलिक साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए पेट्रोलियम एसोसिएशन को हमेशा मदऊ करते हैं अपने टॉक शोज़ पे। मैडम, गुजारिश ये है कि ये हमारा जो पेट्रोलियम का जो सेक्टर है जी, ये डायरेक्टली लिंक अप है इंटरनेशनल मार्केट के साथ। और इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ हमारे ऊपर जो डॉलर जो है वो बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारी प्राइसिंग के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। अगर डॉलर क्या आप देखेंगे, डॉलर महंगा हो रहा है और बेशक इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, इवन देन हमारे यहाँ पेट्रोल और डीज़ल कीमतें बढ़ाई जाती हैं। अच्छा, अभी रिसेंट जो ये डीज़ल की प्राइस में 6 रुपये लीटर इजाफा हुआ है, इसके साथ साथ एक और समरी भी थी कि कम से कम 1.5 से 1.25 रुपये लीटर पेट्रोल की कीमत में डिक्रीज़ आना था। यानी डीज़ल बढ़ना था और पेट्रोल को कम होना था। लेकिन इस पर मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने डीज़ल बढ़ाया है 6 रुपये, ये पहले समरी में तकरीबन 10 रुपये लीटर के करीब था, तो इन्होंने इसको बढ़ाया तो है 6 रुपये, उधर से पेट्रोल की कीमत बराबर कर दी है, उसको कम नहीं किया। ठीक, लेकिन जो कैलकुलेशंस थी, जो इंटरनेशनल मार्केट थी, उसके मुताबिक अगर हम चलते तो पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए थी। जी, तकरीबन 1.25 रुपये लीटर की समरी थी। 1.25 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता होना था और डीजल तकरीबन 10.25 रुपये लीटर महंगा होना था। अभी इसको इससे भी आप देखें, जब जब पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हम पेट्रोल पंप मालिकान, हम लोगों का एक सेट फार्मूला है। वो फॉर्मूले के तहत जब जब प्राइस बढ़ेगी, हम लोगों का जो प्रॉफिट मार्जिन है, जिसके ऊपर हम लोग अपना ब्रेड एंड बटर कमाते हैं, वो कम होता है। और जो प्राइस कम होगी तो एक सर्टेन अमाउंट में हमारा प्रॉफिट मार्जिन कुछ पैसे बढ़ जाएगा। अभी जो ये प्राइस बढ़ी है, इससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन मज़ीद कम हुआ है। हम लोगों की तो एक कांस्टेंट एक तगो-दो है, एक जंग है जो हुकूमत के साथ हम लड़ रहे हैं कि हमें हमारे प्रॉफिट मार्जिन आजकल की जो जो स्टडीज़ हैं उनके हिसाब से दिया जाए, लेकिन अभी तक हमें उस पर भी इजाफा नहीं हुआ। ये जो डीज़ल की प्राइस बढ़ी है, इससे मैं कहता हूँ कि जी कि ये एक वार्निंग होती है फॉर द इकॉनमी
कि इससे हर चीज़ महंगी होती है। हम डीजल को सिर्फ ये नहीं देख सकते कि जी डीजल हम एक आम आदमी जैसे आपने भी इंट्रो में कहा कि 3500 सीसी 4000 या 5000 सीसी गाड़ी चला रहा है तो उसको महंगा पड़ेगा। एक्चुअली जी ये होता है किरायों के ऊपर। आपने लाहौर से किसी जगह भी जाना है बिल्कुल ऐसा तो उससे किराए में इजाफा होगा। बाहर से सब किरायों की हद तक नहीं है जो कि एक आम आदमी की जेब पे एक बोझ पड़ता है। आपने अगर फार्मर्स मार्केट से किसान से कोई गंदम, कोई आटा, कोई चीनी या कोई गन्ना पहुँचाना है या लाना है, फल हो गए, सब्ज़ी हो गए, उन्होंने वहाँ से लेके मार्केट तक आते हुए भी डीज़ल का ही इस्तेमाल होना है। तो डीज़ल की एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इन्फ्लेशन के अंदर। वो चीज़ें महंगी होंगी से होंगी। जो डीजल पे इंजन, जो पीटर इंजन कहते हैं, जो खेतों में चलते हैं, बिल्कुल उनके लिए डीजल महंगा हो जाएगा। तो इवेंचुअली वो कॉस्ट हम जैसे आम आदमी की जेब पे पड़ता है। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से और एक मेरी दुआ भी है कि भले से ये आप इजाफा किया करें लेकिन डीजल को किसी तरह कंट्रोल करें कि डीजल जिससे आपने पहले फरमाया कि एक हमारी इकॉनमी की बैकबोन है, सिर्फ हमारी ही नहीं पूरी दुनिया का एक थंब रूल है। इसके अलावा जी आपने एक और कंपैरिजन दिया है कि जो टैक्स एक बंदा जिसकी गाड़ी बड़ी है वो देता है तो वही टैक्स एक बेचारा मोटरबाइक वाला भी दे रहा है। इसके ऊपर जी हमने हुकूमत पाकिस्तान को एक सबमिशन की थी। सबमिशन वो ये है जी कि आज से कोई 25-30 साल पहले हमारे पास यहाँ पर एक नहीं दो वेरिएंट्स हुआ करते थे पेट्रोल के अंदर। एक था सुपर और एक था रेगुलर। हाई ऑक्टेन तो हमेशा से था और हाई ऑक्टेन की सेल बड़ी कम है, लेकिन रेगुलर और सुपर हुआ करते थे। अगर आज भी हम उस तरफ शिफ्ट हो जाएं और सुपर से पहले रेगुलर को मुतारिफ करा दें, जो कि छोटी गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स, रिक्शा, जो एक गरीब आदमी का फ्यूल है, तो वो कम से कम जो हमारी एक कैलकुलेशन जो कि खैर इस पे मज़ीद डिटेल में हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो आप रेगुलर पेट्रोल की बात कर रहे हैं उसमें शायद वो फॉसिल फ्यूल्स और कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा थे जो कि हमारे माहौल को ख़राब कर रहे थे, जिसकी वजह से इसको हमने सुपर पे और उसके बाद फिर हम ये भी बात कर रहे थे कि इसको तमाम जो व्हीकल्स हैं उनको हाई ऑक्टेन पे लेके जाना है। इकबाल शाहिद साहब, सर ये क्या हो रहा है? 107 रुपये फ़ी लीटर पर हम टैक्स दे रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत पे। बहुत शुक्रिया। एक तो यह है कि आपने एक जो पब्लिक इशू है ना उसको उठाया है, क्योंकि आपने देखा सारे इस वक्त चैनल जो पॉलिटिकल हाइप के तरफ ही जाते हैं। इंटरनेशनल पेपर ने कुछ छाप दिया है, हम उसके गिर्द घूमते जा रहे हैं। वो हमें बड़ा पसंदीदा है, ना चाहते हुए उसी तरह रास्ता मान जाते। बिल्कुल मैं जहाँ से मलिक साहब की चीज़ को ज़रा आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन सिर्फ ये है कि जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल के हम जो हुकूमत को मशवरा भी देते हैं, हुकूमत को पता है। हुकूमत ये है कि हुकूमत को कैसे पता है? क्या उन्होंने कभी जाके किलो 2 किलो आटा खरीदा है? कभी उन्होंने 1 पाव पैकेट खरीदा है घी का? वो जो गरीब आदमी बेचारा 1000 रुपये कमा के आता है या 700 रुपये रात को हिसाब कर रहा होता है कि मैंने किस तरह से गुजारा करना है, इतनी सी मिर्चें खरीदता है, 2 टमाटर खरीदता है, कभी हुकूमत के किसी बंदे ने खरीदा है? देखो कैसे एहसास आप होगा? बड़े मासूम हैं, आप गरीबों की बात करते हैं। गरीबों का मसला गरीबों के साथ हुकूमत से कोई खास लेना देना नहीं है। सर 45% बिलो पॉवर्टी लाइन है हम, यानी वो लोग जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलता, इससे ज़्यादा है। अच्छा खैर, इसको अब डाटा के तौर पर हम आते हैं। देखना यह है कि हुकूमत ये क्यों कर रही है। कोई भी हुकूमत ऐसा तरह का अनपॉपुलर फैसला क्यों करती है? इस हुकूमत की कमाई का सबसे बड़ा जरिया ही जो है ना वो पेट्रोल है, बिल्कुल ऐसा, फ्यूल है, डीजल है, पेट्रोल है। तकरीबन मुल्क में जो कंजम्पशन है डीजल की 80% है। अब तक जो हैवी मशीनरी है, ट्रैक्टर्स हैं, बुलडोजर्स हैं, इस तरह हैवी मशीनरी में, और ये कमाई का बेहतरीन जरिया है। और हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो ज़्यादा तौर पर इस पर टैक्स लगा के अपने जो डेफिसिट उनके पास मनी है उसको पूरा करती है। अब देखना ये कि वक्त के साथ साथ ऑटोमोबाइल की तादाद में इजाफा हुआ, 14% बढ़ गया। 224,000 लीटर तेल 2023 में था पर डे, ठीक, अब 227 है। अब इसमें बिल्कुल मलिक साहब ने दुरुस्त कहा कि तेल जितना सस्ता होगा मुल्क की इकानमी बढ़ेगी। इकानमी कैसे बढ़ेगी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सक रही इस वक्त। आप देखें कि मैं समझूँ कि ख़ास तौर पर बात करता हूँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वहाँ एक 100 रुपये का टोकरा अमरूद का बिक रहा है, लाहौर आने तक 100 रुपये का बिकता है। मेरे अपने अमरूद हैं, हमारा अपना बाग है, हमने देखा कि वहाँ तो लेता कोई नहीं। किसान तो लाहौर में वही का वही है, किसान के तो घर का जो पंखा है वो भी मुश्किल से चल रहा है, तो फिर ये एसी किन के घरों के चल रहे हैं? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में इतना एक्सपेंडिचर है ट्रांसपोर्ट का, लाहौर आने में वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा कास्टली हो जाती है। ठीक, अब ये है कि ओगरा क्या करता है,
ओगरा जिस वक्त फार्मेशन हुई थी यानी बनाया गया था, उसमें ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज 60 रुपीज़ पर लेवी से ऊपर नहीं जाएंगे। इस वक्त डीजल 77 है और पेट्रोल 78 है। बिल्कुल फिर ये हुकूमत बाकायदा तौर पर आप देखें 227,000 लीटर अगर डेली चलता है तेल और डीजल और उसके पेट्रोल, तो मुझे बताइए कि उनकी जो आमदनी है 77 या 78 वो कितनी बिलियन रुपए बनती है। यानी होता ही है कि आम तौर पर हुकूमत जो पॉलिसीज बनाती है वो ईजमेंट की होती है कि कहाँ लोगों को सहूलत हम दे सकते हैं। सर, हुकूमतें पॉलिसीज बनाती हैं आवाम की आसानी के लिए, यहाँ पर मुझे लगता है पॉलिसीज वो बनती हैं जो उनके लिए आसान होती हैं। दुरुस्त है, मतलब आपने देखा कि अक्सर ये कहा जाता है कि हम बड़े मजबूर हैं, हमने IMF के तौर पर आवाम के लिए क्यों हमेशा मजबूर होते हैं? अपने लिए क्यों नहीं होते? नई गाड़ियां आ रही हैं, फ्यूल इनको मुफ्त मिल रहा है, हर चीज इनको मिल रही है। जी, उस मुल्क में कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको आप कहते हैं, यंग जनरेशन जिसको हम कहते हैं 62% जो है वो उसके पास रोजगार नहीं है। तो आज से बहुत साल पहले जब यानी 100-200 के लोग पेट्रोल डलवाते थे तो सारे लड़के जो है वो रोजगार की तलाश में कहीं ना कहीं वो बेचारे काम कर लेते थे। इस वक्त मैं नहीं समझता कि बेरोजगार लड़का, उसका गरीब खानदान, वो उसकी माँ 500 रुपये का डेली कैसे पेट्रोल दे सकते हैं कि रोजगार को तलाश करे। इसलिए मुल्क को ना इस वक्त बहुत शदीद खतरात का इस सिलसिले में यानी सामना करना पड़ रहा है। और डीजल पेट्रोल की महंगा होने से मुल्क में कई चीज़ें हैं, मसलन आप देखें इसके साथ लगी हुई फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, 70% आपकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, उसमें बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट जब होगी तो अमन कायम नहीं होगा, क्राइम बढ़ेंगे। बिल्कुल वजह ये कि सारी चीज सिचुएशन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये जो फ्यूल है ये लाइफ लाइन है। जिस तरह एक इंसान के जिस्म के अंदर खून दौड़ता है, कोई इकानमी किसी मुल्क की जितनी आप ईजमेंट करेंगे, जितना आप रियायत करेंगे, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मसलन उनका भी रेगुलर होता था, सुपर होता था। देखो हुकूमत नहीं करना चाहती। 78 यानी 1 लीटर के ऊपर अगर हुकूमत मुनाफा ले रही है तो इससे अच्छा कारोबार कौन सा है? तो अगर ले रही है तो वो कहते हैं जी हमने IMF के पैसे देने। और इस तरह जब IPPs की बात होती है, वो आगे मौजूद नहीं है, तो वो भी ये कहते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। और उसमें एक अगर मैं समझ तो कई दफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मशवरे दिए हैं कि हमें बिजली पैदा करने दो। आपको पता है कानून बना है मुल्क में, बाकायदा कानून है, अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपने कनेक्शन वापडा से लेना है, आप बिजली पैदा नहीं कर सकते। वो कहते हैं हमें पैदा करने दो, हम खुद भी इस्तेमाल करें उससे कम रेट पर। अगर आपको या मुझे इजाजत मिल जाएगी कि बीच में जो वापडा का है वो लिंक खत्म हो जाएगा, तो फिर IPPs को कैसे पाला जाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जहाँ से मलिक साहब, आप सर थोड़े दिन पहले मैंने ये सुना कि शायद जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं वो भी किसी तरह का कोई एहतजाज करने वाले हैं, कुछ हड़ताल की कॉल दे रखी है, कुछ वो क्या मामला था? नहीं जी, दरअसल हड़ताल की कॉल की टाइम नहीं था ये, मतलब कि वो हम तब चाहते हैं जब बिल्कुल हम लोग एक चीज़ के नहज पे आ जाएं। ठीक, वो हड़ताल वाली जो थी वो एक किस्म रूमर था, उसको मैं थैंक यू फॉर आस्किंग मी, ये अभी मैं निगेट करता हूँ। हड़ताल पे हम लोग नहीं थे, लेकिन हाँ हमारा एहतजाज कह लें या हुकूमत से मुतालबा कह लें वो ऑन गोइंग है, और वो अभी भी मैंने पहले बताया। और वो क्या मुतालबा क्या है आपका? कि जी हुकूमत ने ही आज से कई साल पहले ये हमें एक सबमिशन दी थी कि हम लोग आप लोगों का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ाएंगे, लेकिन हम अपनी स्टडी कराएंगे। और उन्होंने अपने तौर पे स्टडी कराई, थर्ड पार्टी स्टडी कराई, इंडिपेंडेंट स्टडी थी, और उस स्टडी के अंदर भी आया था कि जी के पंप मालिकान को आजकल के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से जो उनको प्रॉफिट मार्जिन है वो बड़ा कम है, तो इसलिए इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया जाए। आज हम सिर्फ पंप मालिकान ही नहीं, हमारे बीच में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जिन्होंने एक लॉजिस्टिक सिस्टम पूरा बनाया हुआ है, जो पेट्रोल खरीदती भी हैं, क्रूड भी खरीदती हैं, पेट्रोल भी खरीदती हैं, रिफाइंड फ्यूल, और फिर उनको पोर्ट से लेके अपने डिपोज तक, डिपो से पंप तक पहुंचाती हैं। बहुत बड़ा काम कर रही हैं वो भी आज इस चीज़ पे आ गई हैं जी। और उन्होंने अलार्मिंग लेटर्स लिखे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि अगर प्रॉफिट मार्जिन पंप मालिकान का और ऑयल कंपनीज का ना बढ़ाया गया सर, अभी तो कितना है और आप क्या चाहते हैं कि कितना होना चाहिए? जी अभी फी लीटर पे कितना है जो डीलर मार्जिन है और कितना होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं, डिमांड क्या करें? हम लोगों ने तो कहा जी कि प्राइस के हिसाब से जो तनासब है हमें कम से कम 5 से 7% का हमें वो जो है ना मार्जिन दिया जाए, लेकिन फिल वक्त हमें 2.5 से 3% मार्जिन प्राइस के जो है ना। आप तो डबल से भी मेरा ख्याल है कि ट्रिपल मांग रहे हैं कि इतना होना चाहिए। आप मैं आपको बताता हूँ कि आप जिस तरह अभी इन्फ्लेशन का ही आज मौजू है, तो मुझे ये समझ नहीं आती जी कि जब इन्फ्लेशन की बात होती है तो पंप मालिकान को क्यों नज़रअंदाज कर दिया जाता है? क्या हम लोगों का ID कार्ड जो है वो पाकिस्तान के नहीं है? हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है?
हम लोग तो जी आपको जान के ये खैर आपको पता ही होगा, आपको बड़ी आपकी एक फील्ड वर्क रहा है कि ईद के दिन भी इतवार के दिन भी हमारे पंप खुले होते हैं। yes, हमारे लड़के नौकरी पे होते हैं। इवन जब वो नौकरी पे होते हैं तो हम लोग भी जो है ना स्टैंड बाय खड़े होते हैं। हम लोग जी एक सोशल सर्विस कर रहे हैं और जिस हिसाब से हम लोग कारोबार कर रहे हैं, अब ऐसे सोशल सर्विस ना कहें, आप कारोबार कर रहे हैं सर। देखिए वही बात है ना, देखिए वही बात है कि जब इन्फ्लेशन होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे भी आता है। सबसे पहले जो वेजेस होती है वो बढ़ाई जाती है, तो पंप मालिकान, आपको मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि हम लोग सबसे पहले वो जो गवर्नमेंट सेट जो वेजेस हैं उन पे आते हैं, बल्कि उनसे भी हम ज़्यादा ही देते हैं। वो भी एक बड़ा बेसलाइन सा सब्जेक्ट वो वेज होता है, क्योंकि हम लोगों के पास चेक एंड बैलेंसेस बहुत ज़्यादा है। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री मालिकान हैं, ये वो आप इनसे आके देखें, इनके आप स्पॉट चेक करें तो कई तो उन्होंने जो है दिहाड़ी में क्या मैं आपको थोड़ा सा इसमें अच्छा सर इस पे इकबाल साहब इस पे वापस आते हैं। एक मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पे भी मौजूद है, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं और हम डिस्कशन यहीं से वापस जोड़ेंगे। खालिद हुसैन बाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मरकजी चेयरमैन है किसान इत्तेहाद के। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खालिद साहब, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं, स्पेशली डीजल, क्योंकि जो किसान का ज़्यादा काम है वो मेरा ख्याल है कि डीजल के साथ लिंक्ड है, कितना मुतासिर होगा हमारा किसान? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2 साल से गंदम हमारी कम काश्त हो रही है और अभी गंदम की फसल हमारी काश्त के लिए अब तैयार थे, 6 रुपये डीजल बढ़ा दिया। तो ये बड़ा जुल्म है किसान के साथ कि जब किसान की फसल काश्त का टाइम आया तो गवर्नमेंट ने डीजल बढ़ा दिया और ऊपर से शुगर माल का शुगर मिले नहीं चला रहा है। आपके सामने इस टाइम चीनी 230 रुपये अभी मैं कोटा हूँ बिक रही है। अगर शुगर मिले चलती तो आज यही चीनी 180 रुपये 90 रुपये में बिक्री होती। तो किसानों को तो हर तरफ से लूटा जा रहा है और इतना जुल्म ये 2-3 साल से जो किसानों के साथ हो चुका है, बिल्कुल आप यकीन करें, गाँव जाके देखें इतने मुश्किलात हालात है कि हम अपने बच्चों की बेटियों की शादियाँ नहीं कर सकते। ठीक, खालिद साहब मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो है वो जो शुगर क्रशिंग सीजन है उसका आगाज होने जा रहा है। इस वक्त किसान पे बहुत ज़्यादा लोड है कि उसकी जो गन्ने की फसल है वो तैयार हो गई है और उसने उसको उठाकर शुगर मिल तक पहुंचाना है। जी देखें, अब गन्ने की फसल तैयार हुई, 1 नवंबर से शुगर मिलें चलनी थी और इस साल बारिशों की वजह से हमारे गन्ने का रस भी ठीक था और जब 15 दिन पहले भी चला सकते थे। आपको पता है कि पाकिस्तान में चीनी का रेट बढ़ा हुआ था। अगर शुगर मालकान चाहते तो किसान को भी फायदा होता और खरीदने वाले गरीब को भी फायदा होता, लेकिन बदकिस्मती से सैलाब से एकदम तबाह हुए पड़े हैं। एक गवर्नमेंट पंजाब ने 10,000 रुपये हमें दे रही है वो पर एकड़ का, जबकि 1 लाख रुपए एकड़ पे हमारी खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। तो हम हैरान हैं कि जो मुल्क को चलाने वाला किसान है, जो 70% मुल्क ज़राअत पर चलता है, उसको दिन ब दिन क्यों मारा जा रहा है। और सर ये जो चीनी की कीमत 230 रुपए किलो हम लोग शहरों में खरीदते हैं, क्या किसान को इसका उतना ही फायदा पहुंच रहा है? हमारा किसान खुशहाल हो रहा है? ये जो हम महंगी चीनी खरीद रहे हैं, किसको फायदा जा रहा है सर इसका? जुल्म है कि गन्ना, ये चीनी पिछले साल मेरे से गन्ना 350 रुपए मन खरीदा और चीनी उस वक्त 135 रुपए की थी। 350 रुपए मन, 40 किलो जी वो खरीदा और चीनी 135 रुपए प्रॉफिट के साथ बेचनी थी शुगर मिलों ने। वही चीनी आज 200 रुपए की बेच रहे हैं और आज मेरे से वही गन्ना जो पिछले साल का इन्होंने गन्ना खरीदा था, आज शुगर मिलें जो 4-5 चली हैं वो भी 350 रुपए मन खरीद रही हैं और चीनी वो 230 रुपए में बेच रही हैं। तो ये कैसा जुल्म है कि पिछले साल गन्ना 350 का खरीदा, शुगर मिलों ने कहा कि चीनी हम 135 की बेचेंगे, आज वही गन्ना 350 का दोबारा खरीदना शुरू किया और चीनी 230 रुपए। ठीक है खालिद हुसैन साहब, आपने हमारे साथ ही मौजूद रहना है। मैं इस पे इकबाल शाहिद साहब हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद है, इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। इकबाल साहब, ये 350 रुपये का 40 किलो यानी मन और चीनी 230 रुपये किलो खरीद रहे हैं हम। वैसे मैं थोड़ा सा है ना जो मलिक साहब बात कर रहे थे उसको करके आगे ऐड करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ रेट है ना वो वाकई इनका डीलर का काम इसलिए है कि इन्वेस्टमेंट आप लगा लें कि अगर 65,000 लीटर का वो टैंकर जो आता है, अगर इससे पहले 32 लाख आता था, उस वक्त 2 रुपये 80 पैसे इसकी कमीशन थी। ठीक, अब वो आता है 1,95,00,000 का, यानी एक आदमी की इन्वेस्टमेंट कई टाइम बढ़ गई है। और दूसरा है मुल्क में तकरीबन 70% जो है पेट्रोल पंप है वो छोटी ब्रांच लाने के ऊपर हैं। वो मैं तो कहता हूँ नेशनल सर्विस इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ उनकी 10,000 15,000 उसकी सेल होती है, बिजली के अखराजात हैं वगैरह वगैरह, उनके कमीशन का तो ये इनका कोई जानवर मसला है। और आते हैं चीनी की तरफ। अच्छा, ये बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा है कि चीनी का जो रेट सर है वो
इसलिए कि 350 जब उन्होंने गन्ना लिया था तो उस वक्त जो एस्टिमेट कास्ट थी, तो कैलकुलेशन होती है बकायदा, ये जंगल नहीं है, ये मुल्क है बकायदा। उसमें ये होता है कि आपने देखा कि 15% प्रॉफिट के साथ 82 रुपये की बनती है, वो 135 भी ज़्यादा थी। और इसके दौरान आपने देखा कि हमारी जो इस वक्त कंजम्पशन है, मिली नहीं कहीं से भी हमें। हाँ, हम जो प्रोड्यूस सीजन में भी नहीं मिली ऐसा ही है। अच्छा, हम जो आपने देखा कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना जी, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इस वक्त जो चीनी है वो 2 लाख टन हमने पिछले साल ज़्यादा प्रोड्यूस की, इसके बावजूद हमने एक्सपोर्ट भी की, फिर इंपोर्ट भी की। और ये उनको पता है। मुझे लगता है कि ये एक पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है कि पहले हमने कहना है भाई बहुत हो गई, बहुत हो गई, बहुत होगी, दूसरे मुल्कों में भेजो, और फिर हमने कहना है जी सब खत्म हो गया, वापस मंगवाओ। खबर देते हैं कि बाहर भी नहीं भेजते। बाहर 10-20% जाती है एक्सपोर्ट, वो गोदामों में पड़ी होती है। आप किसी मिल ओनर को दे, इस वक्त 41 मिल। तो सर गोदामों को फिर किसने चेक करना है? ये जरा इंतजामिया बैठी हुई है, ये पैरा फोर्स बन गई है, ये हमारी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, मुसलसल इस्तेदादकार बढ़ाई जा रही है, फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं चीजें। ये आपका प्रोग्राम सारा जोर सर वो ठेले वाले पे चल रहा है, जो बाहर जो है ना वो ठेला लगा के बैठा हुआ है, बस उसकी रेडी उठा लो, वो सबसे आसान है, मिल वाला नहीं अंदर जाने देगा अपनी मिल। प्रोग्राम वो इंतजामिया सुन रही है, उनकी औकात का मुझे पता है, जो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, इस वक्त शुगर मिल किसकी है मुझे बताइए। ये पैरा फोर्स मिल में घुस के दिखाए ना जाके, जिस तरह वो गरीब की रेडी उठाते हैं, ये जरा घुसे ना जाके, दरवाजा तोड़े जाके, फिर पता चलेगा कि कितनी दरवाजे के अंदर जाके देखे, मुझे दिखा के दे, मैं तो जानता हूँ क्योंकि मैं तो इंतजामिया का हिस्सा रहा हूँ। इस वक्त जो पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन जिसको आप कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर है, केन कमिश्नर लगा लें, जिस वक्त वो हमारे दोस्त ये सुन रहे हैं, वो वजह यह है कि इनके कुछ पल्ले नहीं है, ये मिल के अंदर नहीं जा सकते, चेक नहीं कर सकते। और जब आप देखेंगे, जब मैंने ये बात की है कि एलिगेशन लगाया कि चीनी एक्सपोर्ट नहीं होती, ये रिकॉर्ड पर है, वो इसलिए होता है कि सबसे पहले जो प्रोड्यूस होती है, ये इतने लाख टन इस मिल की है, इतने लाख टन इसके इतने मिल की है, तो फिर वो एक दरमियान का जो आदमी होता है उसको ये चीनी बेच देते हैं ऑन पेपर्स। चीनी उन्हीं गोदामों में होती है, ठीक, और अब जो बिक जाती है तो फिर वो अपना प्रॉफिट जो है उसकी इन्वेस्टमेंट की होती है, उस 15% पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप सब्जी हो, गोश्त हो, फलान हो, चीनी हो, वो आप प्रॉफिट ले सकते। उसमें कैटेगरी है 1 2 3 4, यानी आप ABC लगा लें उसको। अब सूरत हाल ये है कि चीनी जो है उसको जो गवर्नमेंट बेदस्तोपाक अपने आप को समझती है कि हमने 230 या 200 बेचनी है, ये गलत है। 130 भी गलत है, क्योंकि जब आप 350 रुपये गन्ना खरीदते हैं तो उसमें जो शुगर निकलती है उसकी जो रेशो है, जो कैलकुलेट हो चुकी है, जो केन कमिश्नर या डिपार्टमेंट करता है, वो बनती है 82 या 85 बनती है आज के दौर में। सर आज के दौर में बनती है। सर ये तो 2018 से पहले का रेट बता रहे हैं, जब कोई 55-60 रुपए। मैं तो पता है इन चीजों का, क्योंकि मैं इसको डाटा मेरे पास अभी भी वही है नून लीग वाली, लेकिन प्राइस मेरे सामने को बैठ जाए ना, मैं उनको बताऊं। और दूसरा रह गई पेमेंट, जिस तरह वो हमारे दोस्त प्रेसिडेंट साहब बात कर रहे थे, गन्ने के जिस वक्त जो 14 मिलें बंद हैं, पहले तलाश करें कि एशिया की सबसे बड़ी मिल कौन है, ठीक, कौन सी है, और वो क्यों नहीं चल रही। और जब आप देखेंगे वैसे तो कुछ इलाकों में लोगों ने गन्ना काश्त करना इसलिए छोड़ दिया है कि उनकी पेमेंट नहीं होती। आप गन्ना बेचेंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, गंदम के साथ भी यही मामला है, गन्ने के साथ भी यही मामला है, चावल के साथ भी यही, यानी किसान की जो भी बड़ी फसलें हैं ना वो मिल तक पहुंचा देता है, लेकिन मिल ऑनर की मर्जी है, या फिर वहाँ पे जो आगे ठेकेदार बैठा हुआ है, जो निज़ाम चल रहा है उसकी मर्जी है, वो चक्कर पे चक्कर लगवाएगा, वो जूते घिसटवाएगा, उसके बाद वो एक रुपया तोड़ के आपकी पेमेंट करेगा। किसने निज़ाम को चेक करना है? जहाँ से मलिक साहब, ये जो सीज़न है, चाहे वो गंदम का है या फिर अभी गन्ने का हम बात कर रहे हैं, इसमें डीजल की कंजम्पशन कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, कितना फ्लक्चुएशन आता है रूटीन से? जी बिल्कुल जी, ये जो आपने बात की ना सीज़न, ये डीजल का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जी। ये जब गंदम का सीज़न आता है तो उसमें तो कई दफ़ा हमें डीजल प्रोक्योर करना पड़ता है एक्स्ट्रा फोरकास्टिंग के लिए कि शॉर्ट ना हो जाए। और इस तरह हर जो भी क्रॉप होती है उसमें डीजल, वही ना मैंने पहले बता दिया था कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा डीजल की डिमांड है और हमने उसको महंगा कर दिया। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जो आपने ये महंगाई का बात कर रहे हैं, किसान तो बेचारा हमेशा से पिसता आया है, और मेरा ख्याल है जो जिस तरह हमारा मुल्क चल रहा है ये पिसता ही रहेगा। इसमें थंब रूल है जी कि हमारी कमाई क्या है, हमारे खर्चे क्या हैं। कमाई हमारी 100 रुपये, खर्चे हमारे 200 रुपये, तो उसके वजह फिर क्या है जी कि इन्होंने इस किस्म की ये करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं
पेट्रोल बढ़ा दो, डीजल बढ़ा दो, क्यों कि उनके पास पैसे नहीं होते। सर हमें टैक्स वो FBR का इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपसे टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जाता। जो सैलरी क्लास टैक्स दे रहा है, फ्यूल से टैक्स लेना सबसे आसान है, बस वहां से जमा, बड़े लोगों पे आप आते हैं, यानी हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो बहुत ज्यादा देते हैं। ईजी होता है नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में फौरी तौर पे आपको हल मिल जाता है, लेकिन लॉन्गर रन में आवाम पिस जाती है। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो जिनको टैक्स लगना चाहिए, जिनको टैक्स देना चाहिए, बाखुदा वो टैक्स नेट में है ही नहीं। और टैक्स नेट में ना होके वो हमसे ज्यादा हम हमारे क्या वो एंजॉय बहुत कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान तो उनका है, जिंदगियां तो वो जी रहे हैं, कैश बेस्ड इकोनॉमी जो हमारी, तो उनको वो बहुत सूट करती है काम। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। सारे मेहमान हमारे साथ ही मौजूद होंगे, वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।